अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, बच्चे की काउंसलिंग के लिए, और वो एक ही कंप्लेन करते हैं कि मैम हमको पता है हमारा बच्चा हाइपर है, हमारे बच्चे का डायग्नोसिस हो चुका है, वो एडीएसडी है, बट मैम एक प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा लर्निंग सेंटर में अच्छे से कोऑपरेट करता है साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट के साथ, ओटी के साथ, पर पता नहीं उसको क्या हो जाता है, घर में ना मेरी कोई बात सुनता है, ना कोई कमांड फॉलो करता है, ना कोई एक्टिविटी करता है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैम, प्लीज कोई सोल्यूशन बताइए। माय नेम इज अनु सूर्या, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। सो क्या सॉल्यूशंस मैं देती हूँ अपने पेशेंट्स को और उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे एडीएसडी हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट आपके संग डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो आई हैव नोट डाउन ऑल पॉइंट्स, सो वन बाय वन आई टेल यू। एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या साइको एजुकेट करती हूँ उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे एडीएसडी हैं। सबसे पहले हमको उन बच्चों को पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोवाइड करनी है। यस, पॉजिटिव पेरेंटिंग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया है कि सबसे बिग जो एक ग्राउंडिंग, अगर हम कहें ग्राउंडिंग रूल बनाएं अगर बच्चे के लिए, तो वो है कि बच्चे का सबसे पहला रूटीन डिसाइड होना चाहिए, एक रूटीन फिक्स्ड होना चाहिए कि बच्चे को किस टाइम पे क्या करना है। नंबर 1 रूल, ठीक है, फिक्स अ रूटीन। उठने का टाइम, खाने का टाइम, खेलने का टाइम, एक्टिविटी का टाइम, एंजॉयमेंट का टाइम, सोने का टाइम, ये सारे टाइम फिक्स होने चाहिए ताकि बच्चे को पता रहे, बच्चा यूज टू हो जाए कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये करना है। ओके, नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2, मेक अ रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। कभी कभी पेरेंट्स हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते, अनरियल होते हैं। कंपैरिजन चलता है अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के से कि उनका बच्चा अच्छा इतना इम्प्रूव कर गया है। अगर थेरेपी सेंटर में 1-2 पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे का ये चल रहा है, उसमें ये इम्प्रूवमेंट है, तो दूसरा पेरेंट सोचते हैं मेरे बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन, इस तरह का कंपैरिजन ना करें, रियलिस्टिक गोल बनाएं। क्या वीकली कराना है, क्या मंथली कराना है। अगर हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो भी हमें ओटी बता रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बता रहे हैं, अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं तो हम उसमें माइनर रिजल्ट और पॉजिटिव साइन हम देख सकते हैं वीकली। और हम वीकली जब 1 वीक हुआ, 2nd वीक हुआ, 3rd वीक हुआ, तो हम बच्चे का रिजल्ट मंथली देख पाएंगे। तो रियलिस्टिक गोल बनाइए, हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखो बच्चे के साथ। सेकंड, कंपैरिजन मत करो अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ। ओके, 3rd पॉइंट है आस्क योर चाइल्ड टू डू स्मॉल एक्टिविटीज। ओके, अब वो क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर बच्चे ने रूम मैसअप किया है तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि अपने टॉयज, अपना स्टफ जो भी है उसको उनकी प्रॉपर जगह पर रखा जाए, ठीक है। हम ना करें उसकी बच्चे के बदले कि हम उठा के सामान रख रहे हैं और बच्चा मैसअप कर रहा है। नहीं, ये बच्चे को ट्रेनिंग देनी है कि बच्चा अपने स्टफ, अपने टॉयज, अपनी बुक्स, अपना वाटर बॉटल, अपना बैग ठीक जगह पे वो खुद अरेंज करे। ओके, और एक टास्क और, हम बच्चे को ये भी सिखा सकते हैं कि बच्चे को दूसरे की हेल्प कैसे करनी है। मीन्स अगर पापा को, मदर को कुछ देना है पापा के लिए, तो बच्चे को बुलाइए कि बेटा ये पापा को दे आओ, या ये दादा को दे आओ, ये दादी को दे आओ। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज बच्चे से कराइए। मीन्स अगर पानी भी देना है तो बच्चे को वो ट्रेनिंग देनी है हमको कि कैसे करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर बेड। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ऐसे बोला स्मॉल एक्टिविटीज। तो बच्चा अगर इतना कैपेबल है, ओके, हाइपर है बट उसका आईक्यू अच्छा है, तो बच्चे अपनी बेडशीट को फोल्ड करना बच्चे को सिखाइए, ठीक है। अपना पिलो उसको अरेंज करना सिखाइए कि कहाँ कैसी चीज रखनी है, बेडशीट को कैसे फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे से कराइए। तो एक सेल्फ स्टीम डेवलप होता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओके, जब बच्चा देखता है कि हाँ वो मम्मी की तरह बेडशीट फोल्ड कर पा रहा है, मम्मी की तरह सिस्टमेटिक रूम अरेंज कर पा रहा है, या पापा की तरह
चीज़ों को सिस्टमेटिक रख पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इम्प्रूव होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चैनलाइज हिज हाई एनर्जी टू इन स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि पेरेंट्स कहते हैं मैम ओटी तो हो रही है ना बच्चे की। भाई ओटी हो रही है, उसके साथ साथ बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है, अगर हम उसको राइट जगह चैनलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो गई, अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो करा सकते हैं हम, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि पूरे रूल्स फॉलो करके ही बच्चा खेले, एटलीस्ट वो जो एनर्जी है वो बाहर निकलेगी, यूटिलाइज होगी। ओके, और स्पोर्ट्स के अलावा हम फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, लाइक रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग जैक, रोप स्किपिंग। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चे को करवा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो या ये नेक्स्ट पॉइंट है टीच देम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीदिंग। ओके, तो हमको लग रहा है कि बच्चा बड़ा परेशान, अनईजी सा हो रहा है, तो उस टाइम अगर बच्चा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने ट्रेनिंग दी है बच्चे को, तो जब बच्चा अनईजी फील कर रहा है तो हम ये बच्चे को कह सकते हैं चलो बेटा हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, चलो बेटा हम बेली ब्रीदिंग करते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग दीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि जब एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ मॉर्निंग में एक बार हम करा लेते हैं, अगर स्कूल जाने से पहले पॉसिबल हो पाता है, अगर नहीं होता तो नून टाइम में जब बच्चा स्कूल से आ जाता है तब, या फिर इवनिंग में। ओके, तो ये बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, आप भी बच्चे के साथ करिए ताकि बच्चे को एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि यार मम्मी भी मेरे साथ कर रहे हैं, पापा भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो एक फन वाला जो फील आएगा बच्चे के अंदर, बच्चा डेफिनेटली बच्चा कोऑपरेट करेगा। ओके, तो जब हम डीप ब्रीदिंग कराएंगे तो बच्चे का माइंड रिलैक्स होगा। जब हमारे ब्रेन में जो मेडुला पार्ट है उसमें जो एक्टिविटी होती है वो रिलैक्स होगी, काम डाउन होगी जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। ओके, तो मेरी कई वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग एंड स्क्वायर ब्रीदिंग एक्सप्लेन किया है कैसे करना है, तो आप उसको देख के बच्चे को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। यस, अब वो क्या है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस? एक्चुअली अगर हम जो काम एक टाइम में कर रहे हैं हम सिर्फ उस पर फोकस करें। ओके, लाइक अगर हम बच्चा खेल रहा है तो खेलने में उसको फोकस कराइए, या अगर बच्चा खा रहा है तो खा रहा है, साथ में कोई और एक्टिविटी ना करे। मीन्स अगर वीडियो गेम हो गया या टॉय के संग कुछ हो गया, एक्टिविटी हो रही है, या मम्मी खिला रही है, बच्चा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और मम्मी खिला रही है, नहीं, बच्चे को खुद को खाने दीजिए। सेल्फ हेल्प ईट हैबिट बच्चे में डेवलप करनी है, सेल्फ ईटिंग बच्चे में डेवलप करनी है। तो माइंडफुलनेस का मीन यहाँ पर ये है कि बच्चा जब खाने को देखेगा प्रॉपर, मम्मी ने क्या सब्जी दी है, क्या रोटी है, पराठा है या रोटी है या राइस है, क्या है, तो बच्चे को बताइए अच्छा आप ये खा रहे हो, अच्छा कैसा टेस्ट है, टेस्टी है ना, यमी है ना। तो बच्चा एक जगह फोकस कर पा रहा है। ठीक है, और बच्चा अगर भाग भाग के खा रहा है तो सबसे पहले उसको बिठाइए। ठीक है, आप भी बैठिए, आप अपनी प्लेट लगा सकते हैं बच्चे के साथ और आप बच्चे के साथ खाइए। अपने हाथ से नहीं खिलाना है, बच्चा खुद खाए। कभी कभी पेरेंट्स होते हैं मैम बच्चा खाता नहीं है इसीलिए अपने आप खिला देते हैं, एक सेटिस्फेक्शन आता है कि बच्चे का पेट भर गया। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, बट बच्चा खुद कब सीखेगा, इंडिपेंडेंटली अपने काम कब करेगा? वो ट्रेनिंग भी तो हमें बचपन से ही देनी है ना, एक चाइल्डहुड में ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आगे जब बच्चा बढ़ता है, टीनेजर और एडोलसेंस एज में आता है, तो वहाँ किसी तरह का प्रॉम्प्ट ना करना पड़े आपको। ओके, सो नेक्स्ट है अब जैसे आपने ये सारी एक्टिविटीज बच्चे को सिखाई हैं, तो ये तो आपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब यहाँ पे पेरेंट्स को भी एक ट्रेनिंग खुद को देनी है। क्या है वो? एक न्यू हैबिट आपको लर्न करनी है कि बच्चा जब कभी भी कोई टास्क परफॉर्म करता है या आपके कमांड्स को फॉलो करता है या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, तो आप इमीडिएटली बच्चे को रेनफोर्समेंट दें। ओके, अब रेनफोर्समेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे हग हो गया, किस हो गया, क्लैप हो गई, तो और इमीडिएटली करना है वो।
ये नहीं कि उसको अरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, फिर आप बाद में अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चे ने बिहेवियर वो बहुत अच्छा किया था। बच्चे के सामने ही बोलना है, अरे वाह तुमने तो ये बहुत अच्छे से किया। इमीडिएटली आप क्लैप कर सकते हैं, उसको हग कर सकते हैं। तो बच्चे को एक मैसेज डिलीवर होता है कि ये मेरा बिहेवियर अच्छा है, ये मेरा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, तो मुझे ये बिहेवियर नेक्स्ट टाइम भी करना है। ओके। एंड इसका ही अपोजिट, अगर बच्चा कुछ गलत बिहेव कर रहा है, जो प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको इमीडिएटली नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी देना है। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट में मारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। बच्चे की जो लाइकिंग एक्टिविटी है या जो बच्चा लाइकिंग फूड है, ओके, वो आप उसको ना प्रोवाइड करें, आप ना दें। तो बच्चे को अगर बच्चे ने नेगेटिव बिहेव किया है तो उस टाइम आपको अटेंशन भी नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डेवलप हो गया है, आपका अटेंशन लेने के लिए वो बिहेव कर रहा है, तो पहले तो अटेंशन ना दे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी हो रही है, बच्चा जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वो धीरे 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 ग्रेजुअली वो फेड अप होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, 1 पॉइंट। एंड अगर आपको लग रहा है कि बच्चा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को और पावर नहीं देनी है, उसको वहीं कम कर देना है, ताकि बच्चा उस बिहेवियर को वहीं खत्म करना शुरू कर दे। उसको एक मैसेज कन्वे हो कि जो मैं बिहेवियर कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। ओके, तो अगर आप नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं नेगेटिव बिहेवियर के लिए, तो बच्चे को धीरे धीरे बच्चा लर्न कर पाएगा, उस हैबिट को, उस बिहेवियर को बच्चा अनलर्न करेगा। ओके, तो ये हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि बच्चे को रेनफोर्समेंट इमीडिएटली देना है। जब बच्चा कुछ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आपको इमीडिएटली रेनफोर्समेंट देना है। अगर बच्चा नेगेटिव कर रहा है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अगर शो कर रहा है, तब अटेंशन नहीं देना है। बट और दूसरी तरह का बिहेवियर कर रहा है बच्चा, तो आप इमीडिएटली नेगेटिव या थोड़ा टाइम लेके नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे। कुछ भी हो सकता है, उस बच्चे को जो फूड नहीं पसंद है वो फूड आप देंगे बच्चे को। ओके, और अगर बच्चे को मोबाइल गेम अगर आपने प्रोवाइड किया हुआ है कुछ आवर्स के लिए, तो वहाँ टाइम कम कर सकते हैं आप। बच्चे की कोई एक्टिविटीज, लाइकिंग एक्टिविटीज है, तो वो उसको बच्चे को ना दें। तो ये एक तरह से नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, और आप इसकी प्रैक्टिस बच्चे को करानी है कि बच्चे को एक आइडेंटिफिकेशन वाला बच्चे के अंदर फीलिंग आए कि हाँ ये गलत है, ये ठीक है, मुझे ऐसा बिहेव करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब इस तरह के अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग आप बच्चे के साथ बच्चे को देते हैं, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आप कहते हैं कि स्कूल में तो अच्छे से करता है, या थेरेपिस्ट के साथ अच्छे से करता है, या स्पेशल एजुकेटर को कोऑपरेट कर रहा है, ओटी को कोऑपरेट कर रहा है, बट मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है घर में, तो होता क्या है कि एक थेरेपिस्ट, एक ओटी और एक स्पेशल एजुकेटर एक सिस्टमेटिक एक रूटीन फॉलो करते हैं कि इसके बाद ये एक्टिविटी करानी है, अगर बच्चा ये बिहेव कर रहा है तो बच्चे को ऐसे रेनफोर्समेंट देना है। अगर तो इस तरह का टोकन वो फॉलो करते हैं, टोकन इकोनॉमी फॉलो करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, एक फिक्स रूटीन होता है। तो वो चीज़ हम घर में ना क्यों नहीं करें? अगर हम वही सब चीज़ें अगर हम घर में करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपको वहाँ रिजल्ट मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि वहाँ कोऑपरेट कर रहा है, तो बच्चा आपके साथ भी कोऑपरेट करेगा, अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चे के साथ करते हैं, शो करते हैं। बट यहाँ भी रियलिस्टिक गोल, आप ये सब करते हैं तो आपको ये ना लगे कि भाई मैं तो कर रहा हूँ तो 1 महीने में रिजल्ट्स आ जाए, नहीं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस रखना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, बट हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि आज मैंने ये टेक्निक यूज़ करी है, आज मैंने पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टार्ट करी है तो विद इन 15 डेज 30 डेज रिजल्ट आ जाए। आएंगे, कभी कभी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। माइनर रिजल्ट आता है, माइनर इम्प्रूवमेंट आता है तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। जब बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है तो वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। ओके, तो पेशेंस रखिएगा, टेक्निक जो बताई हैं उनको प्लीज फॉलो करिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट इन पॉजिटिव मैनर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बर्थफुल लगा होगा, लगा है तो डेफिनेटली इसको इनकॉर्पोरेट करिए अपनी पेरेंटिंग में,
और आप ज़रूर आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।